बालकनी का बंटवारा। सरला घर के किसी भी काम में कभी कुछ नहीं करती। सरला की बड़ी बहू निशा घर का सारा काम किया करती थी, तो ऐसे में सरला को घर के किसी काम से कोई लेना देना ही नहीं था। अरे सरला, तुझे कितनी बार कहा है अपनी बालकनी को साफ क्यों नहीं करवाती? तेरी बालकनी से जितने भी चूहे हैं ना, वो मेरे घर में चले आते हैं। अरे अब बहू ने कर रखा है तो मैं बहू को क्या ही कहूँ। जब मैं घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाती तो भला मैं बहू को कुछ और क्यों ही कहूँ। रुक, तू नहीं कहती ना तो मैं कह देती हूँ। अरे ओ बहू, तू बालकनी को स्टोर रूम क्यों बना रही है? उसे साफ रखा कर। बालकनी तो सुंदर दिखने के लिए होता है, लेकिन तूने ऐसा कबाड़ा भर रखा है कि तेरी बालकनी में जितने चूहे हैं वो मेरे घर में आ जाते हैं। माँ जी, आप तो जानती हैं हमारा घर कितना छोटा है। किचन में थोड़ा बहुत सामान रह भी जाए तो किचन में चूहे हो जाते हैं ना। मुझे नहीं पता तो क्या करेगी, लेकिन मैं तो यही कहूँगी बालकनी साफ करा ले बस। रज्जू की इतना कहने के बाद भी निशा को कोई फर्क नहीं पड़ता। निशा का घर छोटा था और बालकनी में वो कबाड़ भर दिया करती थी, जिससे उसकी पड़ोसन रज्जू काफी परेशान थी, क्योंकि कबाड़ की वजह से चूहे उसकी पड़ोसन रज्जू के घर में घुस जाया करते थे। अरे बहू, कभी तो बालकनी साफ कर लिया कर। आज दुकान पर सामान लेने गई थी तो लाला भी कह रहा था आपके घर में लोगों से ज्यादा तो कबाड़ नजर आता है। अब माँ जी मैं क्या करूँ, किसी दिन फुर्सत हो तो उन कबाड़ को देखकर बेच भी दूं, लेकिन सारा दिन तो घर के काम में निकल जाता है, समय ही नहीं मिल पाता मुझे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज रज्जू एक फटी पुरानी साड़ी पहने सरला के घर आती है और आते ही सोफे पर बैठकर सरला को देखने लगती है। अरे रज्जू, ये जालीदार साड़ी पहने कहाँ जा रही है तू? और ये कौन सा फैशन है तेरा? ये फैशन भी ना तेरी बहू का दिया हुआ है। मैंने भी सोचा तुझे पहन कर दिखा ही दूं कैसा लगता है। तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ क्यों नहीं कहती? ये ना तेरे घुमा फिरा कर बोलने की आदत कब जाएगी? मेरे कहने का मतलब ये है कि तेरी बालकनी के जो चूहे हैं ना, उन्होंने मेरे घर में घुसकर मेरे अच्छे खासे कपड़ों का ये हाल किया है। अब तो मेरा भी दिल कर रहा है कि तेरे घर से कहीं दूर घर लेकर यहाँ से चली जाऊँ। अरे तू खामखा नाराज हो रही है रज्जू। इतने दिन से जब तू हमें झेल रही है तो कुछ दिन और सही। तेरे जीने के कितने ही दिन बचे हैं। तू कहना क्या चाहती है कि मैं कुछ ही सालों बाद निपट लूंगी? अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है। हाँ हाँ, मुझे भी पता है, अभी तो तू 20 साल की है। मैं ना बहू को बोलकर बालकनी साफ करवा देती हूँ बस। समय बीतता है। कुछ दिनों बाद सरला अपने छोटे बेटे राकेश की शादी कर देती है और उसके बाद सरला की छोटी बहू पूजा भी मायके से ससुराल आ चुकी थी, लेकिन अब भी सरला की बालकनी जैसे कि तैसे ही थी। अब उसकी पड़ोसन एक रोज सरला की छोटी बहू की मुंह दिखाई करने आती है। क्या बात है सरला, बहू तो बड़ी सुथरी लाई है तू। अब बस उम्मीद करती हूँ जैसी बहू लाई है वैसा तेरा घर भी चमकना चाहिए। तेरे कहने का क्या मतलब है? अब मेरी नई नवेली बहू बालकनी साफ करती मिलेगी? अरे कर भी लेगी तो इसमें क्या ही बुराई है। मैं तो बस अच्छे के लिए कह रही थी। क्या बहू, घर साफ सफाई करना तो जानती है ना? जी काकी, खाना बनाने से लेकर घर की साफ सफाई और घर संभालना सब अच्छे से जानती हूँ। आप इस बात की चिंता मत कीजिए। सरला की छोटी बहू पूजा को ससुराल में आए 2 ही दिन हुए थे और पूजा सचमुच घर को साफ सुथरा रखना चाहती थी। एक दिन सरला की छोटी बहू और बड़ी बहू में इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि बालकनी को कैसे साफ रखना है। अरे दीदी, बालकनी में इतनी गंदगी कौन रखता है? तो तू ही बता, घर में कोई और जगह है जहाँ ये कबाड़ रख दिया जाए? तेरे कमरे में तो ये रखने नहीं जाऊंगी और मेरे कमरे में जगह नहीं है। माँ जी अपने कमरे में रखने नहीं देंगी और स्टोर रूम घर में है नहीं। ठीक है, अगर आपको ये कबाड़ रखना ही है तो आप अपने हिस्से में रखिए। मेरे कमरे के हिस्से में अगर आप इसे रखती है तो चूहे मेरे कमरे में भी तो आएंगे ना। देख, जब तक नया घर नहीं बन जाता तब तक हमें ऐसे ही मैनेज करना होगा। अगर तुझे किसी बात को लेकर बहस करनी है तो जा माँ जी से जाकर कर। पूजा को घर में आई कुछ ही दिन हुए थे और दोनों ही देवरानी जेठानी में झगड़ा शुरू हो चुका था। ये देखकर रज्जू को बड़ा मजा आता है। रज्जू एक रोज जब निशा घर नहीं होती तो पूजा को भड़काने चली आती है। अरे बहू, आज घर में कोई दिख नहीं रहा, कहीं गए क्या सब? और सरला भी नजर नहीं आ रही। नहीं नहीं, कोई नहीं है काकी। कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। सब बाजार गए हैं। अरे नहीं नहीं छोटी बहू, कोई काम नहीं, मैं तो बस घूमते हुए चली आई। सोचा थोड़ा बहू से हाल चाल ले लूंगी और सरला से मिल लूंगी। माँ जी तो है नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं बहू, उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं तो वैसे ही पहले से परेशान हूँ। तेरे बालकनी के चूहे मेरे घर में आकर ना घर में तबाही मचा देते हैं। नए नए कपड़े काट चुके हैं, कितना सामान अपनी जगह से गायब हो जाता है। इसका मतलब आप भी हमारी बालकनी से परेशान हैं? अरे रज्जू काकी, आपको पता है मैं बालकनी में फूल गमला लगाना चाहती हूँ, लेकिन दीदी है कि सुनती नहीं। उन्होंने तो बालकनी को स्टोर रूम बनाकर रखा है। खराब फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, भला कौन रखता है ये सब बालकनी में? अरे इन दोनों सास बहू को ये समझाते समझाते मेरे बाल पक गए, लेकिन इनके दिमाग में ये बात नहीं गई अब तक। अब तो कुछ दिन में मैं ही यहाँ से चली जाऊँ, वही बेहतर है। रज्जू तो पूरे प्लान के साथ आई थी कि वो सरला की छोटी बहू के कान भरेगी और वो सरला की छोटी बहू के कान भर भी देती है। ऐसे में अब देर शाम जब निशा और सरला बाजार से आते हैं तो निशा देखती है
कि उसकी देवरानी के साइड जो भी सामान रखा हुआ था वो सब अब उसकी साइड की बालकनी में रखा हुआ है। ये क्या किया तूने? मैंने तुझे पहले ही मना किया था ना कि जो सामान जहाँ है वही रहेगा, तो तूने इन सामानों को छुआ क्यों? क्योंकि मैं अपने कमरे के सामने की बालकनी को साफ रखना चाहती हूँ, वहाँ फूल पौधे उगाना चाहती हूँ और मैं अपनी खिड़की से ताज़ी हवा आने देना चाहती हूँ। इसलिए अब इस सामान को चुपचाप तू वापस रख दे, वरना मैं सारे सामान को तेरे कमरे में फेंकवा दूंगी। पूजा और निशा में बालकनी के बंटवारे को लेकर खूब लड़ाइयाँ होती है। ये देखकर रज्जू को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन सरला अपना सर पीट रही थी कि एक बालकनी के लिए उनकी दोनों बहुएं किस तरह लड़ रही हैं। दोनों के दोनों चुप हो जा, बहुत हुआ दोनों का, कितनी बार समझाऊं तुम दोनों को। माँ जी, ये दीदी सही नहीं कर रही है, अपनी तरफ का कबाड़ मेरे उधर क्यों फेंकवा रही है? मैं तो सालों से उसे कहते कहते थक गई, बालकनी से ये कूड़ा क्यों नहीं हटा देती, लेकिन वो सुनती कहाँ है। और तुम दोनों हो के एक बालकनी को लेकर हर दम झगड़ते रहते हो। तो माँ जी आप ही बताइए क्या करूँ? जहाँ गमले फूल पौधे लगाने चाहिए थे वहाँ पर तो पूरा कबाड़ रखकर चूहे कीड़ी मकोड़े भर रखे हैं आपने। रात में ढंग से खिड़की भी नहीं खोल पाती मैं। तुम दोनों को मैं समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन तुम दोनों होके समझने का नाम ही नहीं लेती। और बहू तुझे तो आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तू बिना बात के झगड़ती रहती है। इस तरह सल्ला अपनी दोनों बहू की लड़ाई शांत करवाती है। कुछ दिन तक तो दोनों बहुएं एक दूसरे से बात नहीं करती, लेकिन एक रोज जब निशा कबाड़ की एक और बोरी बालकनी में रखकर आती है तो पूजा को गुस्सा आता है। अब मैं दीदी की ये हरकतें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ जी तो मेरी एक नहीं सुनती और बड़ी वाली दीदी अपनी मनमानी कर रही है। अब दोनों को सबक मैं ही सिखाऊंगी। इतना बोलने के बाद पूजा मार्केट जाती है और मार्केट से एक हेलमेट उठाकर लाती है। और जब सुबह के समय सब अपने कामों में लगे होते हैं तब कबाड़ के ढेर में जो मधुमक्खी का छत्ता लगा था पूजा जाकर उसे छेड़ देती है और वो मधुमक्खियाँ सबसे पहले हॉल में बैठी सरला पर हमला करती है। उसके बाद निशा पर जो हॉल में चाय देने पहुंचती थी। हालांकि पूजा ने तो खुद को अच्छे से कवर कर रखा था। हेलमेट पहने अपने हाथों को ढके पूजा आराम से कमरे में जाकर छुप जाती है। पूजा तो मधुमक्खी को छेड़ने के बाद छुप जाती है, लेकिन हॉल में चाय पी रही सरला पर मधुमक्खी हमला कर देती है। तभी सरला की पड़ोसन रज्जू का भी आना होता है। अरे अरे ये क्या हो गया? ये क्या काटने लगे? अरे सरला बचा मुझे, ये मधुमक्खी कहाँ से आई? कहीं ये तेरे बालकनी वाली मधुमक्खियाँ तो नहीं? अरे माँ जी अरे माँ जी मुझे काट लिया, बचाओ ना मुझे। अरे पहले खुद को तो बचा लूं, कितनी बार कहा बहू तुझे बालकनी साफ कर ले, आज तुझे भी सबक मिल ही जाएगा। अब कुछ देर बाद रज्जू, सरला और निशा तीनों ही हॉल में नीचे सोफे पर पड़े मिलते हैं। किसी का हाथ सूजा होता है तो किसी का गाल, और सरला की तो आंखें ही सूज चुकी थी। अरे माँ जी ये क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ये सबके चेहरे इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं? अरे मधुमक्खी आज अपना रस छोड़कर यहाँ आ गई और हमारा रस चूस गई। अरे कितनी जलन हो रही है। अब देखती हूँ माँ जी बालकनी का बंटवारा आप कैसे नहीं करती। तेरे घर से मेरे घर राहु केतु का आना जाना पहले कम था, जो अब मुझे इन डंक वाली मधुमक्खी से कटवा दिया। अरे तो काकी आप भी तो गलत समय पर एंट्री मारती है, आपको भी तो सोचना चाहिए था ना। अरे बहू तो सही कह रही है, मैं भी गलत समय पर ही एंट्री मारती हूँ। अब 3 दिन से पहले बिस्तर से ढंग से उठ भी नहीं पाऊंगी, ये तो तय है। पूजा का प्लान तो कामयाब होता है, लेकिन अब पूजा इस इंतजार में थी कि उसकी सास बालकनी को लेकर क्या फैसला लेती है। लेकिन जब शाम तक कोई फैसला नहीं आता तो पूजा खुद ही अपनी सास और जेठानी के पास जाती है। माँ जी अब तो आपकी तबीयत ठीक है ना? मुझे ना आपको देखकर बहुत तरस आ रहा है, कितनी बुरी तरह काटा है आपको मधुमक्खी ने। अरे जा जाकर गर्म पानी लेकर आ, थोड़ा सेक लूँ, और खाना बनाने का काम आज तेरा ही है। हाँ हाँ माँ जी वो तो मैं कर दूँगी, लेकिन अपनी बालकनी को लेकर क्या फैसला लिया मुझे ये जानना है। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे पहले मरने से तो बच जाओ, फिर तेरी और जेठानी की आपसी रंजिश वाली बालकनी का फैसला भी कर दूंगी। इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं और अब तो सल्ला के साथ निशा भी ठीक हो चुकी थी, लेकिन पूजा को जिस चीज़ का इंतजार था वो अब तक नहीं हुई थी। एक रोज निशा खाना बनाने के बाद अपनी सास के सामने खाना परोसती है तो खाना देते हुए